हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मेष से लेकर मीन लग्न तक की कुंडली के लिए योग कारक, मारक और समग्रह देखे थे। आज इस वीडियो में हम एज प्रेडिक्शन, आयु निर्धारण को समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक गाइस जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही टफ भी है, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपका बेसिक्स क्लियर हो, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ओके गाइस, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे वेद होते गाइस है ना, उनके अनुसार आप मतलब 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य की जो योनि होती है गाइस है ना, उसको कर्म प्रधान माना गया है ना। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा, और जो हमारी कुंडली होती है गाइस उसी के अकॉर्डिंग बनकर आती है और शो करती है। ठीक है गाइस, नॉर्मली जो डेथ का जो रीज़न होता है गाइस वो, और जो एज प्रेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हम 8th हाउस से देखते हैं गाइस है ना। कुंडली का जो हमारा 8th हाउस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझते हैं, है ना। आपको ये विजिबल है गाइस, देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करती हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने गाइस मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है ना। ये लग्न है 3 नंबर मतलब मिथुन लग्न। ठीक है, आपको मैंने हाउसेस सब पहले ही बता चुकी हूँ गाइस, कौन सा हाउस कौन सा होता है ना। ये सारे इसके अंदर मैंने राशियाँ लिखी है, और ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउसेस है। ठीक है, इसके अंदर जो नंबरिंग की है वो राशियाँ हैं अलग अलग। अब ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो जब भी हम आपको डेथ, किसी भी मतलब इंसान की डेथ का रीज़न जानना है, या आपको एज प्रेडिक्शन करना है कि उसकी आयु कितनी होगी, तो आप इस 8th हाउस से सबसे पहले इसको देखा जाता है गाइस। ठीक है, पर सिर्फ इसको देखने से काम नहीं चलता है गाइस, आगे और भी चीज़ें होती है कि इसका जो लॉर्ड है। अब यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर मतलब इसका लॉर्ड क्या हो गया, शनि, मकर राशि है। तो ये कहाँ प्लेस है कुंडली में, उसको देखना होगा आपको, है ना। आपकी कुंडली में शनि कहाँ प्लेस है आपको उसको समझना होगा। आपकी कुंडली मतलब राशि कौन सी है आपकी, और उस राशि का स्वामी कौन है। मान लीजिए राशि कौन सी होगी जिसमें चंद्रमा बैठा होगा। मान लीजिए चंद्रमा या 6 यहाँ पे 4th हाउस में बैठा है ना, कन्या राशि में। 6 नंबर मतलब कन्या राशि, तो आपकी राशि कन्या हो गई। अब इसका कन्या राशि का स्वामी कौन बना, बुध। तो बुध कहाँ प्लेस है आपको वो भी देखना होगा। ठीक है, फिर 10th हाउस को देखा जाता है। 10th हाउस को क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये अष्टम हाउस से थर्ड होता है ना। 8th हाउस से तीसरा घर कौन सा होता है, 10th हाउस होता है। तो 1 2 3, इसलिए इसका भी सूक्ष्म परीक्षण करना पड़ता है, तब जाके आप किसी की भी एज प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और 12th हाउस को भी देखना होता है। 12th हाउस को क्यों गाइस, क्योंकि जो 12th हाउस है वो हमारे लग्न का व्यय हाउस है ना। मतलब जो लग्न है उसका 12th हाउस है, तो ये इसको व्ययेश बोलते हैं गाइस। तो 12th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ है उसको भी जानना होता है। तो समझे आप, लग्न को देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं, सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस क्योंकि मारक घर होता है तो उसका लॉर्ड कहाँ है। थर्ड हाउस को देखेंगे क्योंकि थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम है, उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस है। 7th हाउस ये सामान्य मारक होता है, पर इसको भी स्टडी करनी होती है। 8th हाउस को, 10th हाउस को और 12th हाउस को, इन सभी को, और उसके अलावा शनि को और चंद्रमा को, इन सभी को जब आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। जैसे ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो अब इसमें मारक कौन कौन हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया। इसके लिए समग्रह कौन सा है, गुरु हो गया। तो ऐसे ही हर लग्न की कुंडली के लिए अलग अलग मारक ग्रह होते हैं, बताया था मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियोज़ में। तो जो मारक ग्रह होते हैं उसी को क्या बोलते हैं गाइस, हम मार्केश बोलते हैं। मार्केश का मतलब क्या होता है, मृत्यु देने वाला ग्रह। तो ये उसकी दशा और अंतरदशा में मृत्यु तुल्य आपको या तो कष्ट देता है या मृत्यु देता है। तो वो समझना होता है कि वो किस परिस्थिति में, कैसी पोजीशन में आपकी कुंडली में प्लेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे का देखते हैं गाइस, है ना। और सूर्य कहाँ प्लेस है, जो सूर्य होता है गाइस, सूर्य को वैदिक ज्योतिष में आयु कारक ग्रह बोला गया है। अगर ये जो लग्नेश है, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है ना, 3 नंबर मतलब क्या हो गया, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि का स्वामी कौन हुआ, बुध। तो बुध क्या सूर्य का मित्र है, तो आपको वो ये समझना है। अगर आपका लग्नेश सूर्य का मित्र है तब क्या होगा कि उस व्यक्ति की आप मतलब एक मोटा मोटा रफ आइडिया, मतलब आप ऐसा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये सूर्य का लग्नेश मित्र है तो ये इसकी दीर्घायु होगी।
अगर सूर्य का लग्नेश मित्र नहीं है, शत्रु ग्रह है, तो वो उसकी अल्पायु होती है। और अगर लग्नेश सूर्य से सम है तो उसकी मध्य आयु होती है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं, मित्र ग्रह कौन से हैं और सम कौन से हैं, है ना। तो जो चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह सूर्य के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, ठीक है। और जो बुध होता है वो सूर्य से सम ग्रह होता है। तो बुध, अगर लग्नेश बुध है यहाँ पर, है ना, तो उस इंसान की आयु क्या होगी, मध्य आयु होगी, ठीक है गाइस। और अगर मतलब इसमें सूर्य का लग्नेश अगर शत्रु ग्रह है, शत्रु ग्रह कौन कौन से हो गए सूर्य के, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अगर इन चारों में से कोई भी ग्रह लग्नेश बनता है तो वो सूर्य का शत्रु कहा जाएगा और उसकी अल्पायु होती है ना। अब चंद्र मंगल गुरु है तो इनके लग्न कौन कौन से हो गए, कर्क लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न। अगर शुक्र शनि राहु केतु है लग्नेश तो इनके लग्न कौन कौन से हो गए, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। अगर बुध, बुध क्या है, सूर्य से सम है ना, तो इसके लग्न कौन कौन से हैं, मिथुन और कन्या लग्न, ये बुध के लग्न है। तो बुध इस यहाँ इस कुंडली में बुध क्या हो गया, सूर्य से सम है, तो यहाँ पर इस इंसान की आयु क्या कहलाएगी, मध्यम आयु कहलाएगी, है ना। ये एक रफ आइडिया है, लेकिन मैंने आपको जो दूसरे भी सारे जो हाउसेस बताए हैं इनका भी अगर आप सूक्ष्म परीक्षण करेंगे तो आप डिटेल में सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। खाली एक सूर्य को बोल के आप एकदम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मतलब इस आयु, इस जातक की इतनी ही एज होगी। तो आइए गाइस, इसको हम डिटेल में और समझते हैं ग्रहों को कि कैसे क्या होता है। आयु जो होती है गाइस वो हमारी 7 प्रकार की होती है, ठीक है। महर्षि पाराशर जी के अकॉर्डिंग जो आयु है वो 7 प्रकार की होती है। एक 0, अगर बच्चे के जन्म से लेकर अगर उसका अरिष्ट अगर 12 ईयर्स के अंदर हो जाता है तो वो बाल अरिष्ट योग होता है। अगर 12 से 20 ईयर्स के बीच में अगर होता है ना, इस चीज़ को समझिएगा इस, अगर 12 से 20 ईयर्स के बीच में होता है ना, 12 से आपको विजिबल है, 1 मिनट, ठीक है गाइस। अगर 0 से 12 ईयर्स के बीच में होता है ना, तो वो बाल अरिष्ट योग होता है। अगर 12 से 20 ईयर्स के बीच में होता है तो वो योगारिष्ट योग होता है। अगर किसी की मृत्यु 20 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच में होती है तो उसको अल्पायु कहा जाता है। अगर किसी की मृत्यु 32 ईयर से 64 ईयर के बीच में होती है तो उसको मध्यायु कहा जाता है। अगर किसी की डेथ 64 ईयर से 120 ईयर्स के बीच में होती है तो उसको दीर्घायु कहा जाता है। अब ये 2 तरह की आयु और बताई गई है, दिव्यायु और अमितायु। दिव्यायु हमारे मतलब जन्म मरण वाले लोगों की तो नहीं होती है गाइस, क्योंकि दिव्यायु ऋषियों की होती है जो बहुत तप करके और मतलब हजारों सालों तक जीवन जिनका रहता है, तो वो हमारी तो नहीं हो सकती। जीवन मरण के चक्र वालों की तो दिव्यायु नहीं होती है गाइस। और अमित आयु जो होती है वो देवताओं की होती है, जो अपनी इच्छा मृत्यु का खुद ही मतलब अपनी इच्छा से जो मतलब मृत्यु का जिसको वरदान प्राप्त हो, तो वो भी अमित आयु देवताओं की होती है ना, हम लोगों की नहीं होती। तो हम ये जो हमारी जो 5 तरह की आयु है हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और उसको समझेंगे। तो बाल अरिष्ट योग क्या होता है, हमारे होरा शास्त्र के अनुसार अगर चंद्रमा पाप कर्तरी हो, पाप कर्तरी मतलब अगर चंद्रमा मान लीजिए आपका यहाँ पर प्लेस है, ठीक है, इसके एक हाउस आगे और एक हाउस पीछे, है ना, दोनों जगह अगर पापी ग्रह हो, पापी ग्रह कौन कौन से हो गए, शनि, राहु, केतु और मंगल, इन चारों ग्रह में से कोई भी ग्रह एक आगे हो और एक पीछे हो तो उसको क्या बोलते हैं कि चंद्रमा पाप कर्तरी हो गया, है ना। तो ये, और चंद्रमा पहले हाउस में हो, 8 हाउस में हो, सॉरी, ठीक है, 7th हाउस में हो और 12th हाउस में हो, तो ये क्या हो गया गाइस, बाल अरिष्ट योग हो गया, ठीक है। और चंद्रमा जिस भी राशि में हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे जैसे कन्या राशि में है ना, 6 नंबर मतलब कन्या राशि में, तो कन्या राशि का स्वामी क्या हो गया, बुध हो गया। अब बुध भी यहाँ पर कहीं पर निर्बली हो मतलब या तो नीच का हो जाए या सूर्य से अस्त हो जाए या पाप प्रभाव में हो या त्रिक भावों में जाके बैठ जाए, है ना, तो इस ऐसी कंडीशन हो तो उस व्यक्ति को बाल अरिष्ट योग है कुंडली में, ये कहा जाता है गाइस, ठीक है। फिर सेकंड हमारा नियम क्या है कि अगर केंद्र में ये जो आपके 4 हाउसेस होते हैं इसको हम केंद्र बोलते हैं, है ना, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, तो ये चारों हाउसेस में
केंद्र में अगर पाप ग्रह हो, है ना, शुभ ग्रह नहीं हो, उसका कोई भी प्रभाव नहीं हो शुभ ग्रह का, है ना, और जो 8th हाउस है, ये वाला आपका 8th हाउस है ना, उसमें भी अगर पाप ग्रह हो तो उस बच्चे को बाल अरिष्ट योग है। ठीक है गाइस। फिर थर्ड हमारा नियम क्या बोलता है कि जिस राशि में लग्नेश हो, मान लीजिए कि लग्नेश यहाँ पर बुध बनता है, बुध मान लीजिए कि ये 7th हाउस में है, मान लीजिए, है ना, 9 नंबर की राशि मतलब धनु में है। ठीक है। अब उसका जो स्वामी क्या हो गया यहाँ पे, धनु का स्वामी गुरु, गुरु अगर क्या हो, निर्बली हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए, पाप प्रभाव में हो या त्रिक भावों में कहीं पर हो, तब भी उस बच्चे को बाल अरिष्ट योग बनते हैं, है ना। चौथा नियम क्या है, लग्न और 8th हाउस, है ना, इन दोनों में पाप ग्रह हो, लग्न में भी और 8th हाउस में भी, दोनों में पाप ग्रह हो, तो ये भी एक बाल अरिष्ट योग है। अब ये अरिष्ट भंग योग भी होते हैं गाइस, है ना, ये तो हमने देख लिए, पर हो सकता है कि इसकी कुंडली में जैसे विपरीत राजयोग कंडीशन होती है, तो वैसे ये अरिष्ट भंग योग भी होता है। इन सभी में से, है ना, किसी पर भी, जो हमने अभी योग देखे, इनमें से अगर किसी योग पर भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो बाल अरिष्ट भंग हो जाता है ना गाइस। चंद्रमा अगर आपका शुक्ल पक्ष का हो, शुभ कर्तरी हो, है ना, अच्छा प्लेस हो, तब भी यह योग भंग हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र, है ना, ये लग्न में हो, है ना, ये तीनों लग्न में हो जाए और तो अरिष्ट भंग हो जाता है। कुंडली में अगर गुरु मंगल युति बनाकर बैठ जाए, है ना, या गुरु मंगल को देख रहा हो, तब भी अरिष्ट भंग हो जाता है गाइस। ठीक है। अब हमारा सेकंड हम समझते हैं योगारिष्ट क्या होता है। योगारिष्ट योग क्या होता है, जब भी 8th हाउस में शनि, ये आपका 8th हाउस है, इसमें अगर शनि और मंगल हो, है ना, और लग्न में जो भी मतलब विपरीत ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए कि ये तो खैर इसमें तो जो है 10 मतलब 8 जो लॉर्ड है तो वो भी शनि बन रहा है ना, लेकिन वो मान लीजिए कोई और बन रहा होगा किसी और कुंडली में, है ना, तो वो अगर वक्री होके लग्न में बैठ जाए, है ना, जो भी 8th लॉर्ड है वो वक्री होके अगर लग्न में बैठ जाए और यहाँ पर 8th हाउस में अगर शनि मंगल साथ में बैठे हो, तो ये क्या हो जाता है, योगारिष्ट योग हो जाता है। तो और ये जिसके भी मतलब माता पिता गाइज बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो उन लोगों की जो संतानें रहती है तो मतलब उनको योगारिष्ट योग रहता है गाइज। तो थोड़ा सा ये है कि इसमें माता पिता को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर वो बच्चों पर आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए गाइज। अब अल्पायु योग देखते हैं हम। चंद्रमा अगर आपके त्रिक भावों में हो, है ना, त्रिक भाव कौन कौन से हैं, 6, 8 और 12 इनमें हो, ठीक है, और पाप प्रभाव में हो, पापी ग्रह मैंने आपको बता दिया शनि, राहु, केतु और मंगल, इनसे दृष्ट हो या इनके साथ बैठा हो, है ना, तो और केंद्र में भी सारे अशुभ ग्रह हो मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, अल्पायु योग हो गया, है ना। लग्न, लग्न कितने डिग्री का है उसको देखिए, लग्न का स्वामी जो यहाँ पे बुध बन रहा है, तो बुध कहाँ पर प्लेस है, बुध कहीं नीच का तो नहीं बैठा हुआ है ना। चंद्रमा, ये तीनों को देखते हैं, लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए और बुध को देखिए, मतलब जो भी आपका लग्नेश सॉरी, है ना, चंद्रमा को देखिए सॉरी, लग्न को, लग्नेश को और चंद्रमा को। तो अगर आपकी कुंडली में लग्न मजबूत है, आपका लग्नेश अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है ना, तो ये अल्पायु योग नहीं है। और अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशंस बनती है तो ये अल्पायु योग हो जाता है गाइस, है ना। सूर्य मैंने आपको बताया, अगर सूर्य लग्नेश का शत्रु है ना, तो भी ये अल्पायु योग है। और शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हो। अब ये थोड़ा सा हम इसको जेमिनी पद्धति के अकॉर्डिंग भी समझते हैं गाइस। जो महर्षि पाराशर जी थे तो उनके शिष्य थे जेमिनी, तो आयु निर्धारण के लिए उनको जाना जाता है गाइस। और मतलब उनकी जो भी उनकी इस चीज़ के लिए है, तो वो मतलब सटीक भविष्यवाणी है। जेमिनी पद्धति के अकॉर्डिंग जो हम आयु निर्धारण करते हैं, ये मेरा प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है, तो ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ गाइस। जो शनि और जो चंद्रमा है गाइस, है ना, उसको देखते हैं इसमें। अगर शनि और चंद्रमा दोनों आपका स्थिर राशि में हो, है ना, स्थिर राशि कौन सी होती है गाइस, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चारों कौन सी होती है, हमारी स्थिर राशियाँ हैं। तो इनमें अगर आपका चंद्रमा या शनि है ना, या फिर एक चर मतलब शनि चर राशि में हो मान लो, या चंद्रमा चर में हो, और दूसरा द्विस्वभाव राशि में। चर राशि कौन कौन सी होती है, मेष, कर्क, तुला, मकर,
द्विस्वभाव राशियाँ कौन कौन सी होती है? मिथुन, कन्या, धनु, मीन। तो जैसे एक चर में हो और एक द्विस्वभाव में हो, कोई भी शनि या चंद्रमा से आपस में से कोई भी, तो ये भी एक अल्पायु योग होता है गाइस। और इससे बचने के लिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा हो तो आपको 21 माला रोज महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। उससे इसके दुष्परिणाम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और नवग्रह का पेंडेंट भी होता है, तो वो भी आप गले में पहन सकते हैं। अब मध्यायु योग क्या होता है? यदि लग्नेश सूर्य का मित्र हो, है ना, सूर्य से सम हो, सॉरी, जैसे यहाँ पे बुध है, बुध क्या है? सूर्य से सम है। तो मिथुन लग्न वालों की, कन्या लग्न वालों की प्रायः गाइस मध्यायु होती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है गाइस, देखा गया है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक चर तथा दूसरा स्थिर राशि में हो, लग्नेश और अष्टमेश में से, लग्नेश मतलब यहाँ पे बुध बनता है और अष्टमेश यहाँ पे कौन है? शनि है। अब इसमें से एक चर में हो और दूसरा स्थिर में हो। मैं आपको चर और स्थिर क्या राशियाँ क्या है बता चुकी हूँ अभी पहले, ठीक है। अब शनि तथा चंद्र दोनों द्विस्वभाव में हो या एक चर तथा दूसरा स्थिर राशि में हो, तो ये क्या हो जाता है? मध्यायु योग हो जाता है। और इस सिचुएशन में आपको चांदी का स्वस्तिक बना के गले में पहनना चाहिए और हर शनिवार को कोई भी 3 गरीबों को काली चीज़ों का दान करना चाहिए। उससे आप इसके इफ़ेक्ट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब दीर्घायु योग क्या होते हैं कुंडली में, वो जानते हैं गाइस। जब हमारा लग्नेश है ना सूर्य का मित्र हो, पहली चीज, ठीक है। अब लग्नेश और अष्टमेश जो है वो दोनों चर राशि में हो, है ना, या फिर एक स्थिर में हो और दूसरा द्विस्वभाव में हो। या तो लग्नेश अष्टमेश दोनों ही चर में हो या तो एक चर में हो और दूसरा द्विस्वभाव में हो, तब भी क्या होगा? ये दीर्घायु योग होते हैं। अगर लग्नेश केंद्र में बैठा हो कहीं पर, है ना, और गुरु या शुक्र के साथ हो या फिर उसकी दृष्टि हो, है ना, गुरु शुक्र के साथ हो या उसकी दृष्टि हो, तो भी ये दीर्घायु योग होता है। शुभ ग्रह लग्नेश, जो शुभ ग्रह है सारे केंद्र में बैठे हो, लग्नेश केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो, ठीक है गाइस, बली होके बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, तो ये भी आपका क्या होता है? एक तरह से गाइस दीर्घायु योग होता है ना। तो आपकी कुंडली में अगर 8th हाउस का लॉर्ड है ना, जैसे ये आपका 8th हाउस है, तो अब 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे कौन बन रहा है? शनि बन रहा है ना। अब वो अगर यहाँ पे तो खैर शनि बन रहा है, लेकिन जैसे कोई और लग्न हो तो उसमें भी उसको समझिए। अगर कोई और लग्न हो तो उसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो, है ना, मंगल लिखा हुआ है, या मान लीजिए यहाँ पर 11 नंबर, मतलब कुछ भी लिखा हो, दूसरा कोई भी हो सकता है लग्न, तो उसमें मतलब अगर अष्टमेश जो 8th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो शनि के साथ बैठ जाए या वो राहु के साथ बैठ जाए या फिर शनि और राहु खुद ही 8th हाउस में आकर बैठ जाए, तो वो दीर्घायु योग हो जाते गाइस। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है ना। वो कंडीशन क्या होती है कि लग्न और लग्नेश भी और चंद्रमा, ये तीनों भी साथ में बली होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ शनि और राहु के यहाँ पर बैठने से उसकी एज लंबी नहीं हो जाएगी, है ना, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो उस चीज़ को भी समझना है आपको। 8th हाउस का लॉर्ड, इसका जो भी लॉर्ड है और 8th हाउस में ही हो जाए, जैसे अब यहाँ पे लॉर्ड कौन? शनि बन रहा है, अब शनि यहीं पर आकर बैठ जाए, है ना, या फिर जो 8th हाउस के लॉर्ड पर क्या हो, मतलब 8th हाउस में ही हो या फिर दृष्टि डाले, वो कहीं से भी घूम के 8th हाउस को देख रहा हो, जो भी 8th हाउस का लॉर्ड है ना। अब जो लग्नेश है वो लग्न में ही बैठ जाए, ठीक है। और लग्नेश कोई भी पाप प्रभाव में लेकिन नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर लग्नेश पाप कतरी नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, है ना, उस पर कोई भी पाप दृष्टि नहीं होना चाहिए। अगर होगी तो भले लग्नेश अगर लग्न में बैठा भी होगा तो भी वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उस चीज़ का भी ध्यान आपको कुंडली में रखना पड़ता है, ठीक है गाइस। अब आप इस चीज़ को समझिए। अष्टमेश और लग्नेश अगर कुंडली में एक साथ कहीं भी बैठ जाए, किसी भी भाव में बैठ जाए, तो भी ये एक दीर्घायु योग है। राहु आपका 3, 6 या 11 में बैठ जाए, है ना, तो ये भी एक दीर्घायु योग है। अब दिव्यायु क्या होती है गाइस? यदि शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र, चंद्र केंद्र या त्रिकोण में हो, है ना, और 8th हाउस में भी, ये जो 8th हाउस है इसमें भी शुभ ग्रह हो, तो वो क्या हो जाता है गाइस?
दिव्यायु योग होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन के जो जन्म मरण का चक्र है उसमें तो नहीं होते हैं, ये ऋषियों के की पत्रिकाओं में ही ऐसा होता है, हम लोगों के नॉर्मल मानव जीवन में तो नहीं होते हैं ये दिव्यायु योग। अमित आयु क्या होती है, लेकिन इसको समझ लीजिए क्योंकि महर्षि पराशर जी ने जब 7 तरह की आयु बताई है, तो अगर मैंने आपको 5 एक्सप्लेन की है तो आगे की भी उसको समझिए। अमित आयु क्या होती है, कर्क लग्न की पत्रिका हो, ठीक है, उसमें जो चौथा हाउस है, 4th हाउस, वहाँ पर गुरु बैठा हो, तो गुरु किसकी राशि में बैठ जाएगा इसको समझिए। 4, 5, 6, 7, 7 नंबर की राशि क्या होती है, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन बना, शुक्र। और जो शुक्र है वो गुरु की राशि में बैठा हो, है ना। 7 के बाद 8 और 9, तो यहाँ पर धनु राशि में कौन बैठा हो, शुक्र, है ना। शुक्र बैठा हो 6ठे भाव में धनु राशि में, गुरु बैठा हो 4थे भाव में तुला राशि में, और लग्न क्या हो, कर्क लग्न हो, तो ये अमित आयु होती है। और ऐसा इसको मतलब गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। तो ये जो वरदान था वो पितामह भीष्म को प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का वरदान, उसको अमित आयु बोलते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।